डिप्टी सीएम तब बनाया जाता था जब गठबंधन में सरकार होती थी और दूसरे पार्टी को उसमें मौका दिया जाता था। यह पहली बार हो रहा है कि अपने ही सरकार में 2-2 डिप्टी सीएम ये लोग दे रहे हैं। ये पहली बार हुआ है कि अब विधानसभा में स्पीकर का पद भी इसी के साथ-साथ घोषित कर दिया जाता है, वो जातिगत समीकरण बैठाने के लिए। तो यादव लोग समझते थे कि भाजपा में हमको कहीं जगह नहीं मिलेगा। जातिगत समीकरण बैठाने के लिए कि भाजपा ने यह बड़ा रिस्क लिया है। इसमें ब्राह्मण मतदाताओं को संतुष्ट करने के लिए यह कदम उठाया गया है और इसका प्रभाव उत्तर प्रदेश और बिहार पर पड़ेगा ही। श्री नरेंद्र मोदी जी भी कभी सांसद नहीं हुए थे, प्रधानमंत्री हुए थे। नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार, आप देख रहे हैं मत अभिमत। अभी अभी 4 राज्यों में चुनाव हुआ है और उसको लेकर जो चुनाव में जिन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा गया, जैसे कांग्रेस ने कहा कि वो जातीय जनगणना को उन्होंने मुद्दा बनाया, हालांकि वो फेल हो गए। तो क्यों फेल हुए और जो भाजपा की जीत हुई वो क्यों हुई, इसके पीछे जो बात है उसी की चर्चा करेंगे। और उसके लिए हमारे साथ हैं आज राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार चंद्रभूषण पांडे जी। सर, अभी कल शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है संसद का। हमने देखा कि वहाँ भी राहुल गांधी से जब पत्रकारों ने बात की तो उन्होंने फिर उसी की चर्चा की कि जातीय जनगणना। अब ये बताया जाए कि जातीय जनगणना को लेकर ही 4 राज्यों में चुनाव लड़े, लेकिन एक तरह से कहा जाए कि नकार दिया गया उस मुद्दे को, तो फिर उसी मुद्दे को लेके जा रहे हैं। जबकि भाजपा ने जाति को अलग कर दिया, कहा कि मेरे लिए महिलाएं जाति है, युवा जाति है, मजदूर जाति है, किसान जाति है। क्या कहेंगे इस पर? हाल के चुनाव और उसके परिणाम को देखने के बाद सब कोई बहुत आश्चर्यचकित है और तरह तरह की राजनीतिक चर्चाएं शुरू हो गई हैं। लोग इसको अलग अलग दृष्टिकोण से देख रहे हैं, क्योंकि देश में लोकसभा का चुनाव बस कुछ ही महीनों बाद होने वाला है। विपक्षी और पक्षधर यानी कि सत्ताधारी पक्ष, ये दोनों एक दूसरे का राजनीतिक काट ढूंढ रहे हैं। इंडिया अलायंस जो है, जिसमें सभी अभी केंद्र के विपक्षी दल एक हो गए हैं, हो रहे हैं, होने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनकी यात्रा भी आधा अधूरी है। और ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो विधानसभा का चुनाव होने वाला था, इसी के परिणाम को लेकर के ही यह इनके माने महागठबंधन की यात्रा आगे बढ़ने वाली है या थी। अब उसका स्वरूप थोड़ा अलग अलग बदलते हुए दिखाई दे रहा है हम लोग। इंडिया अलायंस के वास्तव में सबसे बड़े नेता कांग्रेस के राहुल गांधी ने इसके पहले कर्नाटक में कांग्रेस को विजय मिलने से उनका आत्मबल बहुत बढ़ा था और देश को जोड़ने के लिए उन्होंने पदयात्रा शुरू की थी, क्योंकि उनका कहना था कि इससे दक्षिण का रास्ता फिर कांग्रेस का बन रहा है और कांग्रेस जो है पूरे देश में फिर से सरकार बनाएगी और केंद्र में भी सरकार बनाएगी और वे लौट करके वापस सत्ता में आएंगे। तो यह सब चलता रहा। इसी बीच चुनाव की घोषणा हुई और तीनों जगह चुनाव हुए। कांग्रेस का सबसे माने निश्चय था कि वो बहुत संतुष्ट थे कि हम छत्तीसगढ़ में चुनाव जीतेंगे ही जीतेंगे। और सभी अखबार या सभी लोग, सभी राजनीतिक पंडित, चिंतक, लेखक, सभी लोगों का मानना था कि छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की जीत होनी है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और अंत में आकर के थोड़ा सा वो महादेवा ऐप लेकर के
मामला फंसता नजर आया, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग बहुत कॉन्फिडेंट थे कि यहाँ पर कांग्रेस चुनाव जीतेगी। राजस्थान में गहलोत साहब ने एकदम खुटा ठोक दिया था कि हमारी विजय होनी ही होनी है, हमने बहुत अच्छा काम किया है, गरीबों के लिए काम किया है, बहुत हमारी सरकार अच्छी पहल की है, सभी कल्याणकारी कार्यक्रमों को लागू किया है, तो वो भी आगे बढ़ रहे थे। और इन लोगों की मंशा थी कि हम जो भाजपा शासित सरकार है मध्य प्रदेश, उसमें विजय प्राप्त करके हम तीनों स्टेट में अगर जीत जाते हैं, कांग्रेस अगर जीत जाती है तो आने वाला ये जीत जाती है तो इसे हम सेमीफाइनल मानेंगे लोकसभा चुनाव का, कि हमारी विजय अगर इसमें होती है तो इसमें अगर हम विजयी होते हैं तो लोकसभा में हम पराजित करेंगे भाजपा को और भाजपा को देश से बाहर निकाल देंगे, जो उन लोगों का स्लोगन है। लेकिन हुआ यह कि ये इंडी गठबंधन जब कांग्रेस चुनाव वहाँ लड़ने लगी तो इंडी गठबंधन के लोगों को वहाँ पर न इन लोगों को बुलाया, न इन लोगों से इलेक्शन में कोई भाषण कराया और न इन लोगों को सीट शेयरिंग करके वहाँ दिया। और इस बीच में तो उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी से खटपट भी हो गई कमलनाथ जी को, और उससे भी दोनों की दूरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। चुनाव के नतीजे बिल्कुल अप्रत्याशित हुए। छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में, तीनों स्टेट में हिंदी पट्टी में कांग्रेस की भारी पराजय हुई। और मध्य प्रदेश में तो बीजेपी की सरकार थी ही, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने उसे जीत लिया। और इस जीत के बाद जो है सो भयंकर सन्नाटा फैल गया, बहुत समय तक सन्नाटा रहा और बहुत घंटों के बाद लोगों की प्रतिक्रिया आनी शुरू हुई। करीब 24 घंटे के बाद लोगों की प्रतिक्रिया भी बहुत दबे जबान से आना शुरू हुआ। कैसा, चुनाव में तो जीत हार होता ही रहता है, लेकिन जो चुनाव के नतीजे आए हैं उसको विश्लेषण करने के बाद ऐसा लगता है कि जो इंडी अलायंस के लोग, यानी कि उनके जैसे बिहार से लालू प्रसाद यादव जी आरजेडी के, नीतीश कुमार जी, ये लोग पहले से अभियान चला रखा था जाति गणना का। तो जाति गणना का इन्होंने विधानसभा से ये पारित कराया कि हम जाति गणना करना चाहते हैं। केंद्र से भी इन लोगों ने मांग किया और भाजपा की एनडीए की सरकार यानी कि मोदी सरकार ने देश में ये जाति जनगणना कराने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। लेकिन बिहार में इन्होंने अपनी जाति गणना कराई और यह शगुफा फैलाया कि जाति गणना होने के बाद में हमको पता चल जाएगा कि किस जाति के लोग कितने गरीब हैं और किस जाति के लोग कितने नीचे दबे हुए हैं, किसका उत्थान करना चाहिए। और उसके मुताबिक उनके उत्थान के लिए पुरानी मांग जो थी वो बिहार को स्पेशल स्टेटस देने का, विशेष राज्य का दर्जा देने का, उसको उठाने का काम शुरू किया गया था। और ये जितने विपक्ष के नेता थे इंडिया अलायंस के, इन लोगों ने मांग किया कि देश भर में जाति गणना होना चाहिए। और ये जाति गणना से इन लोगों का मतलब किसी जाति, पिछड़ी जाति, गरीब लोग, इन लोगों के उत्थान के लिए नहीं, उनको यह उन जातियों को यह आश्वासन दे करके कि आपकी गणना करा रहे हैं, आपके लिए अब विशेष कार्यक्रम चलेगा, आपको इसके लिए पैसा मिलेगा, उत्थान के लिए पैसा मिलेगा, योजनाएं होंगी, तरह तरह से आपका विकास किया जाएगा, आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा, रिजर्वेशन बढ़ाया जाएगा सरकारी नौकरियों में, शिक्षण संस्थानों में। ये सब एलियोरमेंट जो था लोभ दे करके वोट लेने की कोशिश की जाती थी, जिससे वोट, हमारा विपक्ष का वोट बढ़े और भाजपा सरकार हारे। तो यह मुहिम बहुत अंदर ही अंदर चल रहा है और पूरे देश में विपक्ष जहाँ जहाँ है इस बात को बहुत जोर शोर से उठा रही थी कि जाति गणना करने से ऐसे होगा वैसे होगा। और इन लोगों का ये इलेक्शन का मुख्य मुद्दा हो गया, कैंपेन इसी पर हो रहा है। कैंपेन इसी पर चल रहा था। इन लोगों के पास कोई दूसरा मुद्दा नहीं है। सरकार, जब विपक्ष एकजुट हो रहा है तो ये ऐसा नहीं कि कोई एजेंडा हो कि हम जीतेंगे तो देश में यह काम करेंगे, फलाने क्षेत्र में यह करेंगे, चिलाने क्षेत्र में, ऐसा नहीं। जाति गणना कराना इन लोगों का मुद्दा रहा। तो जब जाति गणना तेज हुई तो उधर से
एनडीए के यानी कि भाजपा के नेता यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस पर अपनी चुप्पी साध ली और न और हाँ इसका कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया। एक तरफाई जोर पकड़ता गया। तो हुआ यह कि भीतर ही भीतर ये जाति जनगणना का जो लोग शोर मचा रहे थे, उन्होंने जाति गणना से जो होने वाले फायदे हैं उसको समझ करके उस एक नए एजेंडा को उसने लागू किया और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। और चुनाव होने के बाद जिस तरह से नए चेहरे मुख्यमंत्रियों के रूप में उन्होंने भेजा, चुना, उससे सब कोई जो है सो सुन करके आश्चर्यचकित रह गया। छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की सरकार थी वो सरकार चली गई। उसके बाद में छत्तीसगढ़ में बहुत सारे नाम आने लगे। तो वहाँ पर सबसे पहला नाम उन्होंने चुना वो विष्णुदेव साय का। विष्णुदेव साय को कोई जानता भी नहीं था। उन स्टेट में जानने वाले लोग होंगे, लेकिन स्टेट से बाहर विष्णुदेव साय के बारे में लोगों को जानकारी तक नहीं थी। तो लोग पता लगाने लगे। तो विष्णुदेव साय जो है सो वो अनुसूचित जनजाति से परिवार से आते हैं और हिंदू परिवार से आते हैं, माने हिंदू आदिवासी है। हिंदू आदिवासी हैं। वहाँ पर कांग्रेस ने बहुत दिन पहले जोगी को मुख्यमंत्री बनाया था। वो भी आदिवासी क्षेत्र से, अजित जोगी को, वो भी आदिवासी परिवार से ही आते थे, लेकिन वो क्रिश्चियन आदिवासी परिवार से आते थे। और आप जैसे जानते हैं कि इस देश में आदिवासियों की संख्या सबसे ज़्यादा संख्या छत्तीसगढ़ में ही है। विष्णुदेव साय वहाँ पर धर्म परिवर्तन के खिलाफ में बहुत दिनों से गत 20 वर्षों से आंदोलन चला रहे थे और इसके लिए वे जेल भी गए हुए थे। आदिवासियों का जो धर्म परिवर्तन वहाँ चलाया जा रहा था, हिंदू आदिवासियों को कन्वर्ट किया जा रहा था, उसका वो बहुत बड़े विरोधी थे और उसके नेता के रूप में वो अपनी ख्याति प्राप्त कर चुके थे और वहाँ से विधायक भी हुए थे। तो एकाएक प्रधानमंत्री ने एक हिंदू आदिवासी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंध रखने वाले साय को उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। मुख्यमंत्री बनाने से ऐसा हुआ कि जो कांग्रेस को आशा कुछ थी कि इसके बाद हम चुनाव जीत सकते हैं, हमारी सरकार वहाँ बहुत अच्छा काम की थी, अब उस पर भी पानी फिर गया। ओह, मैंने भविष्य का भी फाटक बंद कर दिया। भविष्य का भी फाटक बंद किया, वर्तमान को भी बंद किया, भविष्य का भी फाटक बंद कर दिया। और विष्णुदेव साय के मुख्यमंत्री हो जाने से वहाँ पर छत्तीसगढ़ में खुशी की लहर फैल गई, अप्रत्याशित ढंग से, जिसका अनुमान और लोगों को नहीं था। तो साय अब छत्तीसगढ़ को जैसे संभालने जा रहे हैं, तो साय के साथ साथ हम लगता है कि उनका शपथ ग्रहण होने के साथ उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर वहाँ भी बनाए जाएंगे पार्टी के द्वारा। तो छत्तीसगढ़ की यह कहानी है। अच्छा, डिप्टी सीएम भी बनाए जाएंगे तो भी कहीं ना कहीं जातीय समीकरण को देख के ही बनाया जाएगा। इसी जातीय समीकरण को देख करके डिप्टी सीएम परिवार बनाया जा रहा है। और सब विशेष चीजें हो रही हैं कि डिप्टी सीएम तब बनाया जाता था जब गठबंधन में सरकार होती थी और दूसरे पार्टी को उसमें मौका दिया जाता था। यह पहली बार हो रहा है कि अपने ही सरकार में दो डिप्टी सीएम ही लोग दे रहे हैं चुनाव के बाद। मैंने सर, इसमें अगर ये कहा जाए कि जातीय जनगणना का झंडा बरदार इंडी गठबंधन था, लेकिन उससे जो लाभ होने वाला था या जिस चीज को ये लोग फोकस करना चाहते थे उसको एग्जीक्यूट पहले ही भाजपा करने लगी। इस जाति गणना को शोर मचा करके, हल्ला करके ये लोग इसको भजा करके वोट लेना चाह रहे थे। और इन लोगों के शोर, इन लोग अभी शोर कर ही रहे थे, तब तक उसने इसको इम्प्लीमेंट करके अब पावर में बैठा दिया, उसका मूर्त रूप दे दिया और जातीय समीकरण का एकदम ऊपर से नीचे तक बैठा दिया। यहाँ तक कि पहले हिंदुस्तान में आप जानते होइएगा कि पूरे देश में ये जो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के अलावा कोई बड़ा पद नहीं होता था।
इसी इसी नाम को लोग ढूंढते थे जो कौन होगा। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि अब विधानसभा में स्पीकर का पद भी इसी के साथ साथ घोषित कर दिया जाता है, वो जातिगत समीकरण बैठाने के लिए एक पद यह भी है। तो आज ही उसको चुन दिया गया। यह तो विधानसभा में चुनाव हो जाता है, बहुत आसानी से होता है। और स्पीकर का पद जब तब महत्वपूर्ण होता है जब सत्ताधारी पार्टी को की संख्या बल कम होती है विधानसभाओं में, उसको बचाने के लिए। तो ऐसी भी बात कहीं नहीं है। तो लेकिन एक पद को ले करके उस जाति के खाते में समीकरण को बैठाने के लिए ये 4 पद बैठा दिया गया। मध्य प्रदेश की हालत यह है कि वहाँ पर ये चौहान जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, शिवराज चौहान जी, और काफ़ी लोकप्रिय थे। 4 बार मैंने 16-17 साल तक तो मुख्यमंत्री थे और काफ़ी लोकप्रिय थे, खासकर औरतों में काफ़ी लोकप्रिय थे। लाडली बहन उनका कार्यक्रम देश भर में चर्चित है। तो एंटी इनकम्बेंसी जो है कि ताक में ये इंडी अलायंस जो था वो लगा हुआ था कि अपनी बारी जरूर हारेंगे। 4 बार से विधायक मुख्यमंत्री हो रहे हैं, तो यह लालसा भी पूरी नहीं हो सकी और वह बहुत थम्पिंग मेजोरिटी से जीत करके हुआ है। उसके बावजूद भी ये भाजपा के जो आला कमान है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहाँ पर नया चेहरा को फिर छत्तीसगढ़ की तरह उभार करके ले आए और डॉक्टर मोहन यादव जी वहाँ के मुख्यमंत्री घोषित कर दिए गए। हाँ, और वहाँ के विधायकों ने जो है सो वो तालियां बजा करके इसका स्वागत किया। वहाँ ओबीसी देना था। हाँ, वहाँ अब वहाँ पर वो आदिवासी, यहाँ पर जो है ओबीसी में ताकतवर ये समुदाय है, यादवों का समुदाय देश भर में। तो यादव लोग समझते थे कि भाजपा में हमको कहीं जगह नहीं मिलेगा, भाजपा में कोई हमको मैंने यादव मतलब लालू यादव तो उसका काट उन्होंने वहाँ दे दिया। तो वहाँ मुलायम सिंह यादव, यहाँ पर लालू यादव, अखिलेश यादव, ये लोग विपक्ष के नेता हुआ करते थे। भाजपा में इन लोगों का कोई गुंजाइश नहीं था। एक महिला एमएलए तो बोल रही थी कि साहब हम लोग भाजपा में हैं, तो लोग कहते हैं कि काहे के लिए भाजपा में, यादव का वहाँ कोई पूछ नहीं है। लेकिन वो महिला सम्मानीय एमएलए हैं, वो कह रही थी कि साहब इससे मोहन यादव जी के मुख्यमंत्री बनने से हम लोग का जाति जो समझिए सर ऊंचा हुआ है और कॉन्फिडेंस बढ़ा है भाजपा में, और हमारे लोग अपने दिल में जो है सो भाजपा को जगह देना शुरू कर दिया है। तो ये मोहन यादव जी ये डॉक्टर हैं। इनके बारे में आपको जानकारी होनी ही चाहिए कि ये साइंस ग्रेजुएट भी हैं, ये आर्ट्स ग्रेजुएट भी हैं। अच्छा। और इन्होंने साइंस में पीजी भी किया है, इनके पास लॉ की भी डिग्री है और इन्होंने पीएचडी भी किया है ना। तो ये पढ़ने में भी बहुत धुरंधर हैं, पूरा मन लगा करके पढ़े हुए हैं, बड़ी मेहनत से पढ़े हुए हैं और इनका हिंदूवादी चेहरा है। अच्छा। जैसे वो छत्तीसगढ़ में साय का हिंदूवादी चेहरा है, वैसे ही डॉक्टर मोहन यादव वो अपने राज्य में विख्यात हैं। वो उनको लोग जानता है कि कोई भी धर्म की बात हो, हिंदू की बात हो, तो सबसे पहले मोहन यादव जी वहाँ पर उपस्थित होते हैं और इन सभी कार्यक्रमों में वो खुल करके भाग लेते रहे। पहले भी विधायक हुए थे, उच्च शिक्षा मंत्री भी थे, काफ़ी डिग्रियाँ इनके पास हैं, तजुर्बेकार हैं और काफ़ी लोकप्रिय भी हैं। तो इनको लोग जानता था। तो जब सबसे ज़्यादा विपक्ष को गहरा धक्का लगा मोहन यादव जी के चुनाव पर कि मोहन यादव जी को वहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया गया, उससे पिछड़ी जाति का जो राजनीति था विपक्ष का और उसमें सबसे मजबूत खेमा था यादव का। तो जब यादव मुख्यमंत्री के पद पर वहाँ पर चुने गए तो उससे इन लोगों को गहरा धक्का लगा। और यादव ने जो पहली बात उन्होंने कहा है कि साहब हम महाकाल के पुजारी हैं ना, और यहाँ जितने भी हिंदू विरोधी कार्य हो रहे हैं उनको हम चलने नहीं देंगे। आप धर्म के मामले में सब कोई समान है, अपने अपने धर्म को सब कोई माने, लेकिन दूसरे के धर्म में हस्तक्षेप नहीं करे और समाज में शांति व्यवस्था और मित्रता बना करके रखे।
धर्म संस्कृति से समझौता हम नहीं कर सकते हैं। तो इनके डिप्टी सीएम में एक राजेंद्र शुक्ला जी हैं जो ब्राह्मण हैं, और ये जगदीश देवड़ा साहब ये अनुसूचित जाति से आते हैं। तो वहाँ भी जातीय समीकरण बैठा दिया गया, ये तीनों वहाँ हो गए। तब बात रही राजस्थान की। तो राजस्थान समझिए कि गत एक सप्ताह से राजनीति के लिए सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय था। इसमें इंडी अलायंस को या अनुमान था, वो ऐसा समझते थे कि वहाँ वसुंधरा राजे सिंधिया जो हैं, जो पूर्व की मुख्यमंत्री थी, वो सबसे बड़ी नेता हैं वहाँ की भाजपा की, और उनका दबदबा भी काफ़ी है। और वो 3 दफ़ा एमपी और 3 दफ़ा विधायक रह चुकी हैं, 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, और भारतीय जनता पार्टी के बहुत सीनियर वरिष्ठ नेता हैं। तो उनकी इच्छा थी कि फिर से हम मुख्यमंत्री बने, और ये वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ साथ करीब आधे दर्जन लोग थे जिनका नाम मुख्यमंत्री में उछाला जा रहा था। तो गड़बड़ हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा। समाचार जब कुछ व्हाट्सएप में और इधर-उधर से समाचार आने लगे तो बहुत फेक समाचार भी था, बहुत सच भी था। बहुत लोग कयास लगा रहे थे कि वो रिवोल्ट कर देंगी, कांग्रेस के साथ जाकर के मिलकर सरकार बना देंगी या करेंगी। वह बहुत सारी बातें हुई, लेकिन भाजपा ने वहाँ पर एक बिल्कुल नए जो पहली बार वो विधानसभा के सदस्य चुने गए हैं, भजन लाल शर्मा जी। भजन लाल शर्मा का नाम आया और सब कोई आश्चर्यचकित हो गए। कोई आदमी उनके नाम के बारे में सोच भी नहीं सकता था कि भजन लाल जी मुख्यमंत्री हो जाएंगे, और भजन लाल शर्मा जी को मुख्यमंत्री बना दिया। जो हाई कमान ने भेजा था नाम, वह नाम रखा गया और लोगों ने इसको स्वीकार किया। तो ये भजन लाल शर्मा जी पहली बार ये जयपुर के पास से ही ये चुनाव जीते हैं, लेकिन ये हिंदूवादी चेहरा ही भी है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, विश्व हिंदू परिषद से ये जुड़े हुए हैं, और 40 वर्षों से ये संगठन के काम में लगे हुए थे। ये भी महामंत्री थे वहाँ के, और इन पर रिस्क लिया गया है। जातिगत समीकरण बैठाने के लिए ये भाजपा ने यह बड़ा रिस्क लिया है कि एक एकदम बिल्कुल नए आदमी को जनता के सामने लेकर के क्योंकि खड़ा उनको किया। यहाँ पे एक जगह दे दिए आदिवासी को, एक जगह दे दिए ओबीसी को, तो बड़ी जाति को देना था। हाँ, तो उसके लिए यही सबसे मुफीद लगा उन लोगों को। खास करके कुछ जो राजनीतिक पंडित लोग हैं वो बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार, इसमें ब्राह्मण मतदाताओं को संतुष्ट करने के लिए यह कदम उठाया गया है, और इसका प्रभाव उत्तर प्रदेश और बिहार पर पड़ेगा ही, इसे नकारा नहीं जा सकता है। क्योंकि वहाँ पर ब्राह्मण मुख्यमंत्री हुए 30 साल हो गए थे। वहाँ पर ब्राह्मण मुख्यमंत्री हुए 30 साल पहले हुए थे, और 30 साल से ये ओबीसी लोग ही वहाँ पर मुख्यमंत्री हो रहे थे, विभिन्न जातियों के लोग। तो यह एक आश्चर्यजनक यह और खबर। बिहार में भी उसी तरह की स्थिति बिहार में भी वैसे ही स्थिति है। तो ब्राह्मण मतदाता को आकर्षित करने के लिए यह कदम भाजपा के द्वारा उठाया गया है। बात चल रही थी कि यह बहुत नौसिखुए होंगे, काहे कि विधानसभा इन्होंने देखा ही नहीं है, प्रोसीडिंग्स भी नहीं जानते हैं, मंत्री भी नहीं रहे हैं, कोई तजुर्बा नहीं है, लेकिन इनको बनाया गया है। तो अगर आप इन बातों पर लोग कह रहे हैं तो यह भी बात तो याद रखना होगा कि श्री नरेंद्र मोदी जी भी कभी सांसद नहीं हुए थे, प्रधानमंत्री हुए थे। तो उसी तरह ये शर्मा जी को ला करके यहाँ पर पदस्थापित किया गया है, और शर्मा जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद अब राजनीतिक चहल पहल पूरी शुरू हो गई है। तो यह जो इंडी अलायंस समझ रहा था कि एक कर्नाटक जीत के बाद में इन 3 राज्यों में से होकर के हमारा रास्ता उत्तर के दक्षिण की तरफ खुलेगा और हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो बंद हो गया। बंद हो गया। अच्छा, जातीय समीकरण देखिए सर,
यहाँ भी ओबीसी दिया कुमारी को उप मुख्यमंत्री बना दिया, और वो क्या वो प्रेमचंद बैरवा को जो अनुसूचित जाति है उनको भी उप मुख्यमंत्री बना दिया। अच्छा सर, अब इसमें देखिए, ये जो चुनाव हुआ है मंत्रियों का, उप मुख्यमंत्रियों का, मुख्यमंत्री का, इससे यही लगता है कि राज्य के संचालन के लिए नहीं, ये अगले चुनाव को देखते हुए ये सारे लोगों की नियुक्ति हुई। इसको नियुक्ति हम कहेंगे। हाँ, क्योंकि चुनाव तो यह हाँ, नहीं, है नियुक्ति है। यह नियुक्ति हुई है। नियुक्ति। तो मतलब भाजपा हमेशा चुनावी मूड में ही हाँ, रहती तो है। ये चुनाव जितने अगला संसद का जो चुनाव होने वाला है, तो अगले संसदीय चुनाव को ध्यान में रख करके इन तीनों स्टेट में जो चुनाव परिणाम आए हैं, उसमें मुख्यमंत्री का चुनाव इसी को दृष्टिकोण में रख करके किया गया है, ताकि जो जिन वोटों पर इंडी अलायंस कब्जा करना चाहती थी, जाति गणना के शोर मचा करके उसको उस धार को इन्होंने भुतड़ा कर दिया। अब उससे इन लोगों को कोई फायदा होने वाला नहीं है। हालांकि अभी वही राग रट रहे हैं। हाँ, ये लोग रट रहे हैं, लेकिन लग नहीं रहा है। लोगों का जो रिएक्शन आ रहा है, सड़क पर चलने वाले लोगों का, सड़क पर बात करने वाले लोगों का, चाय की दुकान में बात करने वाले लोगों का, अब वो लोग मिली-जुली बात कर रहे हैं कि भाजपा जो है सो ये सब लोगों को जो है सो जगह दे रही है। अब भाजपा का माने इसको नहीं कह सकते हैं कि जो पहले भाजपा ब्राह्मण और बनिया की पार्टी कही जाती थी विपक्ष के द्वारा, खास करके कांग्रेस के द्वारा, यह पार्टी अब बनिया और ब्राह्मणों की नहीं रही। इसका कब्जा अब आदिवासी से लेकर के ब्राह्मणों तक पर फैल गया है। तो यह इंडी अलायंस को एक करारा जो है सो धक्का लगा है, और ये मुद्दा विहीन हो गया है। लग रहा है कि मुद्दा विहीन हो गया है। तो कहने का मतलब कि जिस जातीय जनगणना को आधार बनाकर इंडी गठबंधन लड़ाई लड़ रही थी, उससे होने वाले जो परिणाम होते, उसको देखते हुए ये सारे चुनाव किए गए हैं, और साथ में भाजपा ने लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति की है। इस पर भी आएंगे कि नियुक्ति क्या होता है। तो देखते रहिए मत अभिमत। इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपना मत, अपना विचार जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में आके दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।